ध्यान दो, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है कि ठोसों में दोष कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा दोष पढ़ रहे हैं, बिंदु दोष। और बिंदु दोष में भी कौन सा दोष पढ़ रहे हैं, अभी रस समीकरण मिति दोष पढ़ रहे थे। रस समीकरण मिति दोष में क्या होता था, यदि कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद, ठीक है ना, दोष उत्पन्न होने के बाद जो धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है वो दोष उत्पन्न होने के बाद का और पहले का क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर है कि नहीं। ये रहता था क्या, रस समीकरण मितीय दोष। और ये भी कितने टाइप का रहता था, दो प्रकार का, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकेल। दोनों में अंतर भी कर चुके थे। आज हम लोग इसी में ही आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आज हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, बिंदु दोष का दूसरा प्रकार, अरस समीकरण मितीय ठोस, ठीक है ना। उसमें क्या क्या दोष होगा, यानी कि जो ठोस है उसमें अरस समीकरण मितीय दोष कैसे उत्पन्न होता है। ध्यान दो, मान लो कोई हमारा क्रिस्टल है, ध्यान से समझना, रुको। जैसे ये एक क्रिस्टल बना रहे हैं हम लोग, आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं ना, ये आयनिक क्रिस्टल है और इसका क्या है, नियमित संरचना है, ठीक है। एक बस, ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। और ये आयनिक क्रिस्टल का क्या हुआ, बारंबार क्या हुआ है, पुनरावृत्ति, ठीक है, जिससे हमारा क्या बन गया, ये क्रिस्टल जालक। क्या बना हुआ है, क्रिस्टल जालक। क्लियर, चलो ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास क्या है, ऐसा धन आयन फिर ऋण फिर धन, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऋण आयन फिर धन आयन, फिर एक मिनट रुको यार, कैसे कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पास धन आयन है, फिर ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन, फिर धन आयन, ये ऋण, यहाँ पास धन आयन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन, धन आयन, ऋण, धन, ऋण, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऋण आयन, फिर धन आयन, उसके बाद ऋण आयन और ये धन आयन। इस तरीके से व्यवस्थित है, क्रिस्टल का नियमित संरचना है। मान लो मैं अभी तक जो शॉर्टकी त्रुटि था उसमें क्या होता था, एक प्लस चार्ज निकलता था, उसके साथ एक माइनस चार्ज निकल जाता था, ऐसा होता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पास क्या था, यदि कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, कितना निकाले थे, 10 निकाले थे क्या, ठीक है। जैसे समझने का कोशिश करो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यदि ये 10 है तो ये भी कितना है, 10 है, ऐसा कहानी रहता था। मान लो क्या हुआ, दोष उत्पन्न हुआ तो एक यहाँ से निकला, दूसरा भी निकला, तो 9 और 9 हो गया। मतलब इसका जो अनुपात है वो सदैव क्या है, संरक्षित है, एक अनुपात एक ही है, इसमें भी क्या है, एक अनुपात एक ही है। तो रस समीकरण मिति होता था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कहानी में, अब क्या कहानी चल रहा है, ध्यान देना, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ऐसा है। तो क्या हुआ, इसमें अतिरिक्त, या तो ध्यान से समझना, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो धन आयन है वो यहाँ से निकल गया, क्या हो गया, धन आयन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पास क्या हो गया, धन आयन का कमी हो गया, धन आयन का क्या हो गया, कमी। जो यहाँ पास 10:10 रहता था वो अब क्या हो गया होगा, 9:10। तो ध्यान से समझना, अशुद्धि के, ध्यान देना, अशुद्धि उत्पन्न होने के पूर्व जो ठोस है उसमें, ध्यान से समझना, उसमें जो अनुपात है और अशुद्धि उत्पन्न होने के बाद जो अनुपात है, दोनों में क्या आ जाता है, आपका चेंजेस आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धि उत्पन्न होने के पूर्व धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है, अशुद्धि उत्पन्न होने के बाद जो धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है, वो दोनों क्या आ जाते हैं, अलग अलग आते हैं। क्या आते हैं, अलग अलग। तो उस प्रकार का जो दोष रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। क्लियर है ना। मतलब इसमें क्या होगा, कोई एक जाएगा, जैसे प्लस चार्ज निकला तो उसके साथ माइनस चार्ज नहीं निकलेगा, या बाहर से कोई चार्ज आएगा तो उसको संतुलित करने के लिए कोई बाहर से दूसरा चार्ज आएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना। ये तो कमी होगा, ये तो क्या होगा, अधिकता होगा, ऐसा वाला कहानी रहेगा। क्लियर है। अब ये जो अरस समीकरण मितीय दोष रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। अरस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और एक होता है आपका क्या, धातु न्यूनता दोष। अब ध्यान समझना, हम लोगों को पढ़ना क्या है, धातु आधिक्य दोष पढ़ना है। क्या पढ़ना है, धातु आधिक्य दोष। मतलब धातु को क्या कर रहे हो, अधिक कर रहे हो। धातु में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। अब प्लस चार्ज का मात्रा ज़्यादा कैसे कैसे हो सकता है, देखो, या तो बाहर से कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाए,
या तो बाहर से क्या आ जाए, कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाए, या तो यहाँ पास से कोई ऋण आयन यहाँ से निकल जाए। जैसे कि तुम्हारे पास, ध्यान से समझना, तुम्हारे पास कितना रुपया है, 10 रुपया है, ठीक है ना। तुम्हारी बहन के पास भी कितने हैं, 10 रुपये है। अब तुमको क्या करना है, अपना पैसा को ज़्यादा करना है। अपना पैसा को ज़्यादा करना है तो मैं क्या तरीका बोला था, या तो इधर उधर से कहीं से उधारी मांग करके पैसा लाओ, समझ आ रहा है ना, और अपना 10 रुपये को कितना करो, 15 रुपया करो या 20 रुपया करो। और दूसरा ये है, दूसरा कहानी ये है कि इसका 10 रुपया है, उसको खर्चा करवा दो, 5 करवा दो, तुम्हारा 10 का 10 रहेगा, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया ना। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही समझो, धातु अधिक के दोष, धातु को अधिक रखना है, प्लस चार्ज को क्या रखना है, अधिक रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास से माइनस चार्ज को निकाल दूंगा। यदि 10 प्लस चार्ज है और 10 क्या है, माइनस चार्ज, तो मान लो मैं माइनस चार्ज को निकाल दूंगा तो ये 10 ज़्यादा हो गया, तो एक धातु अधिक के दोष होगा। या तो ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर से अतिरिक्त धन आयन ला सकता हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो धन आयन को यानी कि धातु का अधिकता को ध्यान से समझना, हम लोग कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, 2 तरीका से। या तो हम लोग अतिरिक्त धन आयन ला करके बढ़ाएंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, अतिरिक्त धन आयन ला करके बढ़ाएंगे, या फिर यहाँ पास कोई जो क्या रहेगा अवयवीकरण, उसमें ऋण आयन का क्या कर देंगे, रिक्ति कर देंगे। क्या कर देंगे, रिक्ति कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो धातु अधिक के दोष रहेगा वो कितने प्रकार का रहेगा, 2 प्रकार का। एक होगा आपका ऋण आयन रिक्तिका दोष, ऋण आयन रिक्तिका दोष, ठीक है ना। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ऐसा है, व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है, क्लियर है। मेरे को यहाँ धातु का अधिकता करना है। धातु में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को ज़्यादा रखना है और माइनस चार्ज को क्या करना है, कम करना है, क्लियर है। यहाँ अभी 10 प्लस चार्ज है और 10 क्या है, माइनस चार्ज है। मेरे किसका मान ज़्यादा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास का माइनस को घटा दूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऋण आयन का क्या कर दिया, रिक्ति कर दिया। तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, ऋण आयन रिक्ति का दोष। कौन सा हो गया, ऋण आयन रिक्ति का दोष। पहला कंडीशन ये है, पहला दोष समझ आया कि नहीं। दूसरा दोष कैसे उत्पन्न कर सकते हो, मैं क्या करूँगा, मेरे किसका मान ज़्यादा करना है ना, ठीक है, इसका मान ज़्यादा करना है। तो मैं दूसरा तरीका ये लगा सकता हूँ कि बाहर से मैं अतिरिक्त धन आयन ला दूँ तो 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10। समझ आएगा कि नहीं, वही कहानी बताया ना, पैसा बढ़ाने का टेक्निक। ज़्यादा पैसा कमाओ या सामने वाले के पास जो पैसा है उसको ख़त्म करा दो, तुम्हारा पैसा ज़्यादा ही हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये दूसरा कैसे होगा, ऋण आयन रिक्ति का दोष पहला समझ आ गया, यानी ऋण आयन को हटा दो तो ये धन आयन का मात्रा क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझो, अतिरिक्त धन आयन, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण दोष, उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष। समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है। ध्यान से समझना भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, आपका अरस समीकरण मिति दोष इस प्रकार के, ठीक है ना, इस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों के दोष में धन आयन व ऋण आयन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयन और ऋण आयन के अनुपात के बराबर नहीं होता। पहला चीज़ ये लिखोगे। उसके बाद यह कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। एक होता है धातु अधिक के दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। इसको तुम लोगों को करना है, क्लियर ना। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हो, धातु को न्यूनता करना है तो तुम लोग कैसे करके करोगे, यहाँ पास धन आयन रिक्ति का दोष लगा दोगे और यहाँ पास क्या करोगे, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण दोष। जस्ट अपोजिट पूरा, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग धातु अधिक के दोष, धातु को अधिक रखना है, मतलब प्लस चार्ज को क्या करना है, अधिक रखना है, ऐसा समझो। प्लस वाले को क्या रखना है, अधिक। तो यहाँ पास क्या करूँगा, ऋण आयन रिक्ति का दोष, ऋण आयन को निकाल दूंगा तो प्लस चार्ज अधिक रहेगा। और दूसरा ये हो सकता है अतिरिक्त धन आयन बाहर से ला दूँ तो क्या रह सकता है, धातु का अधिकता हो जाएगा। तो ये कितने प्रकार का दोष होता है, 2 प्रकार का। याद रखना, जितना भी लक्षण लिखोगे ना ऋण आयन रिक्ति का दोष का, जितना भी एग्जाम्पल लिखना चाहो पूरा का पूरा छाप देना किसका, शॉर्ट की का, किसका, शॉर्ट की, यानी शॉर्ट की दोष का जितना, यानी शॉर्ट की दोष दिखाने वाले ही क्या दिखाते हैं, ऋण आयन रिक्ति का दोष। क्या दिखाते हैं, ऋण आयन रिक्ति का दोष। और जो लोग क्या दिखाते हैं, फ्रेंकेल त्रुटि, फ्रेंकेल दोष, उनमें क्या रहेगा, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण दोष। क्लियर है। तो एकदम एग्जाम्पल भी सेट रहेगा दिमाग में। और कई बार आ जाएगा कि शॉर्ट की दोष जैसा कौन सा दिखाता है, धातु आधिक्य में, तो कौन दिखाता है, ऋण आयन रिक्ति का दोष। क्लियर है। अब कैसे कैसे कहानी चलेगा, शुरू करें क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऋण आयन रिक्ति का दोष। क्या पढ़ेंगे, ऋण आयन रिक्ति का दोष। शुरुआत करें, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसका, अब ऋण आयन रिक्ति का दोष। चलो यही पास कर देता हूँ मैं, ठीक। ऋण आयन रिक्ति का दोष।
ऋण आयन रिक्तिका दोष, ऋण आयन रिक्तिका दोष। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना ना, इस प्रकार का जो त्रुटि रहेगा, इसमें जो ऋण आयन रहेगा, इसमें जो ऋण आयन रहेगा वो अपने स्थान को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और छोड़ करके इस जालक से कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास जैसे ऋण आयन है तो ये अपने स्थान छोड़ा और छोड़ करके क्या हो गया, बाहर चला गया। लेकिन आवेश को संतुलन करने के लिए यहाँ पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आवेश संतुलित रहे इस कारण क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास के छोड़ करके जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे Na+ है, Na+Cl- है, ये ऐसे है, NaCl है, तो Na में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और Cl में कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। जैसे ये Na कितना है, 10, Cl भी कितना है, 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना, इसमें भी 10 है, ऐसा समझो। तो ये क्या करेगा, जैसे क्लोरीन यहाँ पास से निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन को रखे रहेगा ताकि ये उदासीन बना रहे, लेकिन खुद क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ऋण आयन रिक्तिका दोष में क्या होता है, ध्यान समझना, इस प्रकार का जो त्रुटि रहेगा उसमें ऋण आयन अपना स्थान, क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़ करके क्या हो जाता है, निकल जाता है, और वहाँ पास जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको छोड़ करके चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? जिससे यहाँ पास का जो चार्ज रहता है, आवेश रहता है, वो तो संतुलित रहता है, और ये जो केंद्र है इसको हम लोग बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, F केंद्र, ठीक है ना। और इस F केंद्र के कारण क्या उत्पन्न होता है, रंग। क्या उत्पन्न होता है, रंग। जल्दी डायग्राम बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक, तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस प्रकार के दोष में ध्यान से समझना, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल में से ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके निकल जाते हैं तथा आवेश संतुलित करने के लिए यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ पास ऋण आयन निकला है उस जगह को क्या बोलते हैं, F केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F केंद्र। क्वेश्चन आता है F केंद्र क्या है, और F केंद्र रंग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसका क्या क्या गुण लिखोगे, ठीक है, जो भी शॉर्ट की त्रुटि में गुण लिखे थे सबको छाप सकते हैं। यह उच्च समन्वय वाले यौगिकों में होगा, वही लिखोगे। इनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, समान। धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, समान, इसको लिखोगे। और क्या लिखोगे, इस त्रुटि के कारण घनत्व क्या हो जाता है, कम। घनत्व में क्या आ जाता है, कमी। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? अच्छा, देख लो भाई, उदाहरण कौन कौन सा दे सकते हो, NaCl, KCl, AgCl, ये सब उदाहरण है। NaCl का रंग रहता है पीला, रंग भूलना नहीं। NaCl में F केंद्र के कारण कौन सा रंग रहेगा, पीला। KCl में F केंद्र के कारण कौन सा रंग रहता है आपका, गुलाबी है कि बैगनी है, बैगनी। कौन सा रहता है, बैगनी। और गुलाबी किस में है, LiCl का कौन सा रंग रहता है, गुलाबी। क्लियर है? ये कलर याद रखना, कलर पूछा हुआ एक दो बार, ठीक है। F केंद्र किसे कहते हैं करके आएगा, और कौन कौन से यौगिक हैं उनका क्या क्या होता है रंग F केंद्र के कारण, उसको पूछेगा। NaCl का पीला, KCl का बैगनी, LiCl का गुलाबी। हो गया? आगे बढ़े क्या आप? नेक्स्ट देखें, पहला तो ऋण आयन रिक्तिका दोष हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे, इसी में ही धातु आधिक्य दोष में अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष। क्लियर है ना? अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष, जैसे कि देखो, ध्यान देना ना, हम लोग क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ये एक ध्यान से समझते जाना ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है। ये इस तरीके से है, ठीक है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पास क्या आएगा, माइनस प्लस, और ये माइनस। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होता है ध्यान से समझना, हमको धातु आधिक्य दोष बताना है, धातु का अधिकता करना है। तो अतिरिक्त धन आयन जो रहेगा वो आ जाएगा और कहाँ पास चला जाता है, अंतरकाशी रिक्ति में। क्लियर है ना? कहाँ चला जाता है, अंतरकाशी रिक्ति में। और इस आवेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो भी आ जाता है और आवेश को क्या कर देता है, संतुलित, जिससे ये विद्युत रूप से क्या रहता है, उदासीन रहेगा। क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस ध्यान से सुनना, इस प्रकार के दोष में
एक अतिरिक्त धन आयन आकर के अंतरकाशी रिक्ति में आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल जालक में क्या आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना, जिसके कारण आवेश क्या हो जाता है, संतुलित, और ये जो रहता है ना, ये हमेशा का हमेशा उदासीन बना ही रहता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। और जितना भी इसका फिर वही लिखोगे, किस में पाया जाएगा, ये निम्न समन्वय वाली संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। और क्या लिखोगे, इसमें धन आयन का आकार जो रहता है वो क्या रहता है, छोटा रहता है, किससे, ऋण आयन से। क्लियर है। और उदाहरण वही डालना, ZnO है, ZnS है, जो यौगिक होते हैं ना, ये सभी क्या दिखाते हैं, अतिरिक्त धन आयन वाला दोष दिखाता है। और ये डायग्राम बनाओगे तो ये क्या को शो कर रहा है, अतिरिक्त धन आयन को शो कर रहा है, धन आयन को शो कर रहे हैं। और ये क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार का जो दोष है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धातु आधिक्य दोष में कौन सा वाला, आपका अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष। क्लियर है। आपके में अभी तक जो भी बताया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा एमपी क्या है, शॉर्टके और फ्रैंकेल त्रुटि में अंतर। क्लियर है। दूसरा अंतर कई बार ऐसा आता है, रस समीकरण मिति यौगिक और अरस समीकरण मिति यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, पहला आता है क्या, रस समीकरण मिति यौगिक व अरस समीकरण मिति यौगिक में, मिति यौगिक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो इसका परिभाषा लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें भी परिभाषा लिखोगे। क्लियर है। उसके बाद शॉर्टकी त्रुटि और क्या आता है इसमें, फ्रैंकेल त्रुटि, इसका वर्णन करोगे। इसमें भी क्या आता है उसका वर्णन करोगे। एक तो धातु आधिक्य दोष है और एक क्या है, धातु न्यूनता दोष है। फिर इसको इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। फिर इसका जो गुण है ना उसको लिखो, और इधर इसका जो गुण है उसको लिख दो। समझ आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा मेहनत करना रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति में अंतर बनाने का। यदि ये आ गया क्वेश्चन, शॉर्टके और फ्रैंकेल में हमेशा आता है, लेकिन मान लो ये आएगा तो बहुत लोग पूरा डिस्ट्रॉय हो जाओगे। समझ आ रहा है ना। तो कल सबके लिए होमवर्क है, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति में कम से कम 6 अंतर बना करके आना। ठीक है, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति में, चाहे गाइड से देखो, चाहे गूगल से सर्च करो, कहीं से भी करो, लेकिन इन दोनों में अंतर याद करना है। ठीक है, तुमको किस में अंतर याद रखना है। सबसे पहले क्रिस्टली और अक्रिस्टली में बताया था। दूसरा क्या पढ़ना है तुम लोगों को, शॉर्टके और फ्रैंकेल। ठीक है ना। एन और पी टाइप में बोला था, 3 ठोक बोला हूँ ना मैं। ठीक है, ये एक और नया चौथा, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा ऐसे ही उठाता है वो, यदि उठाना रहेगा तो। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े क्या। तो अभी तक हम लोग जो दोष पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जो दोष पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोग जो बिंदु दोष है उसमें रस समीकरण मिति दोष को कवर कर चुके हैं, जिसमें शॉर्टके और फ्रैंकेल त्रुटि हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ साथ धातु आधिक्य दोष को भी पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि सेम टू सेम इसके जैसे ही है, सेम टू सेम इसके जैसे ही है। जहाँ पास धन आयन का मैं अधिकता कर रहा हूँ, यहाँ पास किसका करूँगा मैं, ऋण आयन का अधिकता करूँगा। किसका करूँगा, ऋण आयन का। यहाँ तक क्लियर है। तो धातु न्यूनता दोष एक बार बुक में देखना, पेज नंबर 34 के आसपास में होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अशुद्धि दोष। क्या पढ़ेंगे आप, अशुद्धि दोष। और अशुद्धि दोष में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, सर्वप्रथम उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण होने वाला दोष। क्लियर है ना, उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण होने वाला दोष। ठीक है, जिसमें एन टाइप और पी टाइप। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। शुरू करें क्या, चलो भाई ध्यान देना नहीं था। चलो, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखो, अशुद्धि दोष। हेडिंग डालो क्या, अशुद्धि दोष। ठीक है ना, ध्यान से समझना। जब कोई जालक है तो जालक में अशुद्धि की उपस्थिति के कारण परमाणु का जो नियमित संरचना रहता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। किसी क्रिस्टल जालक की नियमित व्यवस्था में किसी अन्य परमाणु की अशुद्धि के आ जाने के कारण उत्पन्न दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। और ये जो अशुद्धि रहता है, ठीक है, वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है उदासीन परमाणु का अशुद्धि, किसका उदासीन परमाणु की अशुद्धि। और दूसरा हो सकता है किसका, आयन की अशुद्धि। किसकी अशुद्धि, आयन की अशुद्धि। तुम कैल्शियम आयन को डाल दिए, सोडियम आयन को डाल दिए कोई क्रिस्टल में, तो वो वाला। और एक है उदासीन परमाणु, ठीक है ना, जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला कहानी नहीं है, ऐसा वाला। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग के कोर्स में क्या है, उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। तो हेडिंग डालो अब, उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण होने वाला दोष।
ठीक है। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना, जब किसी क्रिस्टल जालक की नियमित व्यवस्था में हम लोग क्या डालते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्लियर है ना। और डोपिंग प्रक्रिया के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, अर्धचालक। क्या बनाया जाता है, अर्धचालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि वर्ग क्रमांक 14 है, वर्ग क्रमांक 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और एंटीमनी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। एंटीमनी और ये लेड, इतना आ गया। अब इसमें देखो, इसको तो छोड़ो, इन दोनों को भी छोड़ो, सिलिकॉन और क्या है आपका, जर्मेनियम। तुम लोगों को पता है सिलिकॉन है परमाणु क्रमांक 14, 2 8 4। इसके लास्ट में क्या रहा है, संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके भी संयोजी कोष में कितना होगा, 4। इसके में भी कितना होगा, 4। इसके में भी कितना होगा, 4। यानी कि ये अपने आस, ध्यान समझना, इसमें संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 4। तो इसका संयोजकता भी कितना होगा, अष्टक पूरा करने के लिए 4। मतलब ये तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या तो दान दे सकता है। सबसे ज़्यादा फायदा किस में रहता है, ग्रहण करने में। किसमें रहता है, इसको ग्रहण करने में। तो ध्यान देना, जब वर्ग क्रमांक 14 के जो तत्व है, कौन कौन से तत्व, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें मान लो मैं वर्ग क्रमांक 13 के तत्व को मिलाऊं, वर्ग क्रमांक 13, वर्ग क्रमांक 13 में कौन कौन सा तत्व आता है, ठीक है, कौन कौन सा तत्व आता है वर्ग क्रमांक 13 में, चलो बताओ। हाँ, बाबा अली गया इंडिया थाईलैंड वाला, ठीक है ना। तो मान लो एल्यूमिनियम को मिलाता हूँ या गैलियम को मिलाता हूँ, ये दोनों को रखना, क्लियर है ना। किसको किसको, एल्यूमिनियम को मिलाते हैं या गैलियम को मिलाते हैं। देखो इसके अंतिम कोश में कितना होगा, 3 होगा। इसके अंतिम कोश में कितना होगा, 3। इसके अंतिम कोश में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, या तो फिर मैं किसको मिलाऊंगा, वर्ग क्रमांक 15 के तत्व को। नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ये वाला है ना, इसमें से इसको हटाओ और इसको हटाओ, या तो फास्फोरस को, या तो आर्सेनिक को, या तो एंटीमनी, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को, ठीक है ना, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। अब ध्यान समझो परिभाषा कैसे देंगे। जब वर्ग क्रमांक 14 के तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है, इनमें त्रिसंयोजी तत्व अथवा पंच संयोजी तत्व को, जिसकी संयोजकता 4 है, तो चतुर्संयोजी तत्व है। ये कैसा तत्व है, चतुर्संयोजी। और ये देखो फास्फोरस 15 रहता है, तो लास्ट में कितना आएगा, 5। तो इन सभी के में लास्ट में कितना आएगा, 5। ये पंच संयोजी है ना। और ये क्या है आपका, त्रिसंयोजी। क्या है, त्रिसंयोजी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, जब वर्ग क्रमांक 14 के, ठीक है ना, तत्व में हम लोग चतुर्संयोजी में क्या करते हैं, त्रिसंयोजी को मिलाते हैं, या तो पंच संयोजी को किसके रूप में मिलाते हैं, हम लोग अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो दोष होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो दोष होता है उसको बोलते हैं उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष। और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, अर्धचालक बनता है। क्या बनता है, अर्धचालक। देखो पहले वाले को मिलाया हो इसको, तो इसको बोलोगे पी टाइप। क्या बोलोगे, पी टाइप। याद करने के लिए बता रहा हूँ, प्रीवियस 14 है तो उसके जस्ट पहले वाले 13 प्रीवियस, इससे पहले वाला जी 14 से पहले प्रीवियस, ऐसे करके याद रखना। और ये क्या है, एन टाइप, इसको क्या बोलोगे, एन टाइप। नेक्स्ट 14 के बाद नेक्स्ट, क्लियर है ना, एन टाइप। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, पी, पी क्यू आर एस टी यू वी, अरे पी और क्या है, एन है, सॉरी ये वाला ट्रिक चलो छोड़ो, ये वाला समझ आएंगे, प्रीवियस और ये क्या है, नेक्स्ट। वर्ग क्रमांक 14 को आधार मानना, क्लियर है ना। एक पी टाइप होता है और एक क्या होता है, एन टाइप। क्लियर है। तो 2 टाइप से बनता है भाई, एक तो पी टाइप का अर्धचालक बनेगा और एक क्या बनेगा, एन टाइप का। तो चलो पी टाइप अर्धचालक का परिभाषा दो, ध्यान से समझना। अब इसी के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग और इसके बारे में अलग। जब, ध्यान समझना, जब वर्ग क्रमांक 14 के चतुर्संयोजी तत्व जैसे कि सिलिकॉन व जर्मेनियम में, ठीक है, वर्ग क्रमांक 13 के त्रिसंयोजी तत्व जैसे एल्यूमिनियम या गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो इसके फलस्वरूप बना हुआ जो अर्धचालक होता है उसे पी टाइप के अर्धचालक बोलते हैं। और सेम टू सेम वही बोलना, वर्ग क्रमांक 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि चतुर्संयोजित होता है, इसमें वर्ग क्रमांक 15 के पंच संयोजी तत्व या तो आर्सेनिक या एंटीमनी को जब अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, एन टाइप का अर्धचालक। क्या बनता है,
एन टाइप का अर्धचालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और पी टाइप का जब अर्धचालक बन रहा है, ध्यान से समझना, पी टाइप का जब अर्धचालक बनता है तो इसमें उत्पन्न होता है होल। क्या उत्पन्न होता है? होल। तो होल के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना। ठीक है, अब कैसे होता है ध्यान से देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना ना। अब दर्शाने का सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। बहुत लोग अलग तरीके से दर्शाते हैं। सिलिकॉन है, ठीक है, क्या है आपका? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो रहता है वो क्या होता है आपका? चतुर्थ संयोजी होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, 1 2 3 और ये 4। तो अपने आसपास और कितने सिलिकॉन से घिरा हुआ होगा? ये 4। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ऐसे करके रहता है। क्लियर है ना? और ये कैसे? ये एकल बंद इधर, इधर एकल बंद, फिर एकल बंद, फिर एक एकल बंद इधर, ऐसे करके रहता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कई लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, यहाँ पास ऐसे उपस्थित है करके। क्लियर है ना? जो मैं यहाँ और यहाँ किया हूँ ना, इस तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। मान लो मैं अशुद्धि के रूप में इसमें किसको मिला दिया? वर्ग क्रमांक 13 के तत्व, ठीक है, एल्यूमिनियम को मिला दिया। किसको मिला दिया? एल्यूमिनियम। लास्ट में उसका कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 3। कितना रहता है? 3। अशुद्धि के रूप में मान लो एल्यूमिनियम को मिला रहा हूँ, यहाँ एल्यूमिनियम को डाला, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है इसका? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा, ये वाला तो नहीं रहेगा इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या इसमें? नहीं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पास क्या है? छिद्र उपस्थित है। इसी को क्या बोलेंगे? होल। क्या बोलेंगे? होल। और इसके कारण इसमें क्या आ जाता है? चालकता का गुण आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप का अर्धचालक। क्या बोलते हैं? पी टाइप का अर्धचालक। बहुत सारे बुक में अलग अलग डायग्राम दिया है, लेकिन तुम लोग समझने का कोशिश करना। यहाँ पास देखो 13 है और एक 14 है, तो तुम ही लोग सोचो ना, 4 है और इसमें क्या है? 3, तो 3 ही बंद बनेगा ना। और एक वाला क्या रह जाएगा? रिक्त रह जाएगा। इसमें मिला रहे हो तुम, इसमें यदि इसमें मिलाते तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बोलते। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 वाला मेन है, समझ रहे हो? उसमें तुम 3 को मिला रहे हो, तो एक जगह क्या बन गया? छिद्र रह गया। समझ आ रहा है नहीं? तो होल के कारण, पी टाइप का जो अर्धचालक रहता है उसमें होल के कारण क्या होता है आपका? होल के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एकल संयोजकता खाली हो गया ना। ठीक है, ये देखो इधर फिर वैसे ही चलेगा, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो होल के कारण क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और विद्युत धारा बहने लगती है। दूसरा देखो, ये कौन सा चालक हो गया आपका? पी टाइप का। कौन सा चालक हो गया? पी टाइप का। अब एन टाइप का अर्धचालक देखो, एन टाइप का अर्धचालक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सिलिकॉन ही है, ऐसा है। कितना सिलिकॉन से घिरा हुआ होगा वो? 4। क्लियर है? ऐसा 4 टाइप से सिलिकॉन से घिरा हुआ है। ये ध्यान देना, ये 3 और ये 4। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका 4 ध्यान देना, ये इधर और है ना, ये देख। समझ आ रहा है कि नहीं जी सबको? अरे कार्बन रहता था 1 2 3 और ये 4 ऐसे करते थे, फिर कार्बन 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 ऐसे करते थे, फिर ये कितना संयोजकता हो जाता था इसका? 4। याद आया? तो कार्बन के फैमिली का ही तो है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहता था, हीरा का। तो सेम टू सेम सिलिकॉन का भी तो वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो वैसे ही तो बना रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? बस अभी क्या कर रहा हूँ? सिलिकॉन है, तो ये कितने सिलिकॉन से घिरा होगा? 4। समझ आ रहा है ना? कितने से घिरा होगा? 4। तो वही चारों को तो लिखा हूँ मैं भाई। समझ आ रहा है ना? और 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये देखो, ये एक ध्यान देना, ये पहला इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से आया उसका, इधर का फिर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका आया होगा वो, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आया होगा वो इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से है बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ध्यान समझना, चतुर्थ संयोजी है ये। क्या है ये? चतुर्थ संयोजी। इसमें क्या मिला रहा हूँ? पंच संयोजी। अब जैसे मैं फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। क्या है? 5। तो ध्यान देना, फास्फोरस को मिलाया मैं इसमें। किसको मिलाया? फास्फोरस। तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। एक एक्स्ट्रा है, ये फास्फोरस है मान लो तो जी, एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इधर आ गया। तो यहाँ पास क्या हुआ? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होने लग जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह के कारण धारा का क्या होगा? प्रवाह। और इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एन टाइप का अर्धचालक। क्या बोलते हैं? एन टाइप का अर्धचालक। क्लियर है कि नहीं?
तो अर्धचालक कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का। पी टाइप का अर्धचालक में होल के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, और इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्लियर ना? 4 में तुम 5 मिला रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और इसमें 4 में कितना मिला रहे थे? 3, तो एक कमी हो गया था, इस कारण होल। क्लियर है? तो ऐसे टाइप से ही याद रखना। तो दो टाइप का अर्धचालक है, और डायग्राम के ऊपर फोकस करना। एक बार बुक में जो डायग्राम रहेगा उसको अच्छे से समझना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना, मैं एक बार और बता दूंगा। क्लियर है ना? समझ आया? तो दो टाइप का अर्धचालक है भाई, एक है आपका एन टाइप का अर्धचालक और दूसरा क्या है आपका? पी टाइप का अर्धचालक। इस तरीके से ये वाला टॉपिक अशुद्धि के कारण होने वाला दोष, ये भी क्या होता है आपका? कंप्लीट। अच्छा, एक और आयन वाला अशुद्धि, ठीक है ना? आयन अशुद्धि, ये तो हम लोग कौन सा वाला पढ़े थे? अशुद्धि उदासीन परमाणु वाला ना। मान लो ऐसा मेरा कोई क्रिस्टल जालक है, चलो समझो क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में ध्यान से समझना ना, ठीक है? ऐसे Na+ है, Cl- है, समझ आ रहा है ना? Na+ होगा, फिर क्या होगा? Cl-, ऐसे है। मान लो मैं क्या किया, Na+ यहाँ पास से निकल गया, Na+ यहाँ से निकल गया। अब इसको इस प्लस चार्ज की उत्पत्ति करने यानी कि पूर्ति करने के लिए मैं क्या किया, बाहर से जैसे कैल्शियम 2+ चार्जर डाल दिया। अब यहाँ पास एक्स्ट्रा आयन जा रहा है, आयन जा रहा है ना, तो इस कारण क्या होगा? आयन का शुद्धि है ये। क्या का शुद्धि है? आयन का। उसमें डायरेक्ट मैं उदासीन परमाणु मिलाता था, डायरेक्ट फास्फोरस को मिला रहा था, फास्फोरस प्लस या फास्फोरस माइनस ऐसा टाइप का बोल रहा था क्या? नहीं, उदासीन परमाणु को मिलाते हैं। तो इस टाइप का शुद्धि जो है एन टाइप और पी टाइप, लेकिन इसमें क्या मिलता है आपका? आयन को शुद्धि के रूप में मिलाते हैं। क्लियर है? और दोष उत्पन्न करते हैं, जैसे कि SrCl2 जो रहता है, ठीक है ना, इसका कम मात्रा हम लोग मिलाते हैं किसमें? NaCl में। किसमें मिलाते हैं? NaCl में। आएगा क्या? नहीं आता है, छोड़ सकते हो। क्लियर है ना? तो इस तरीके से जो आपका ठोसों में दोष जो टॉपिक है वो क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं है? ठीक है। तो ठोसों में दोष कितने प्रकार का रहता है? मेनली 3 प्रकार का, बिंदु दोष, पंक्ति दोष और तल दोष। हमको पढ़ना क्या है? बिंदु दोष। बिंदु दोष में सबसे पहले रस समीकरण मिति, जिसके बारे में कल पढ़े थे, जो कि शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष इसमें कवर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर आएगा बोला हूँ मैं। दूसरा अंतर इसमें और इसमें आ सकता है। और उसके बाद क्या बोला हूँ, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है धातु आधिक्य और एक धातु न्यूनता। क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड करना रहेगा तो धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष दोनों में अंतर दे सकता है, और तुम लोग फेंक फेंक कर लिख डालोगे। यदि इसको समझ आ गया है तो इसमें तो आराम से समझ जाओगे। जैसा इसमें लिखे हो, बस यहाँ पास धन है, ध्यान देना, धन आयन कर रहे हो, इधर क्या करोगे? ऋण आयन। समझ आ रहा है? और दोनों में अंतर बना सकते हो। तो देखो, अंतर इस टॉपिक से अच्छा बनता है। एक अंतर ये, दूसरा अंतर ये, तीसरा अंतर, और ये यहाँ पास एन टाइप और पी टाइप। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अंतर बनाने वाले इसमें और इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। क्लियर है? एन टाइप, पी टाइप, धातु आधिक्य, धातु न्यूनता। जिसको एकदम सेफ जोन में जाना है कि नहीं मैं रिस्क लूँगा ही नहीं, इस चैप्टर से 4 नंबर चाहिए मतलब चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा अंतर ये भी बनाना। और तुम्हारे पास टाइम है अभी तो पढ़ो ना, अभी याद नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत जाएगा। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा हो सके पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब चैप्टर को ख़त्म करते जाओ क्लास के चलते चलते। समझ आ रहा है? यदि नहीं करोगे तो इन फ्यूचर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा और 6 से 7 चैप्टर रहेगा, वो इतना ज़्यादा याद करने का रहता है, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन रहेगा कि तुमको इधर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारा माइंड ऐसा चलना चाहिए कि जिस दिन पेपर है ना उस दिन मैं मात्र 10 मिनट पढ़ूंगा इस चैप्टर को, और तुमको उस हिसाब से तैयारी करना है। समझ रहे हो? एक टाइम आता है, तुम लोग खुद देखे होगे, अर्धवार्षिक पेपर रहेगा तुम्हारा या वार्षिक रहता है, तो जो चैप्टर तुम नहीं पढ़े रहते उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देते हो, और जो चैप्टर पढ़ लिए रहते हो 5 से 10 मिनट में ख़त्म करके जाते हो उसको। तो 5 से 10 मिनट में कब खत्म होगा? जब तुम लोग अभी पढ़े रहोगे तब ना। तो इस कारण पूरा फोकस करना। अभी पहला चैप्टर चल रहा है, केवल पहला चैप्टर में पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं 4 अंतर अभी बता डाला हूँ, इसमें 4 अंतर, और उधर क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब क्रिस्टली ठोस है, उसमें जो पहला वाला था आणविक ठोस था ना, आणविक ठोस भी कितने प्रकार का था? 3 प्रकार। तो वो 3 प्रकार में भी अंतर हो सकता है। तो टोटल कितना अंतर हो गया अभी तक? 6 अंतर। इस चैप्टर में अंतर अच्छा खासा है ना, तो 6 अंतर ऐसे ही याद रख सकते हो। और चाहो तो फिर वो चारों प्रकार है तो 4 प्रकार में भी अंतर, तो टोटल कितना अंतर हो गया? 7 अंतर। ठीक है, तो अंतर करके कभी भी क्वेश्चन बना सकता है भाई। ठीक है, तो पूरा फोकस करना, जितना तक पढ़ाया हूँ उतना तक अच्छे से आज जाना है। एक बार पूरा पढ़ना, जिसको समझ नहीं आया होगा पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है यूट्यूब में, पूरा पढ़ना। ठीक है, और बॉयस लॉन्ग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ भूलना नहीं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोग भी पढ़ रहे हो अच्छा खासा पढ़ो, पैसा वेस्ट नहीं करना है, साल वेस्ट नहीं करना है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम में कि मैं पढ़ा नहीं था करके।
वो रिग्रेट का दुख बहुत गंदा रहता है। ठीक है, तो इतना ही आज कंप्लीट करते हैं। जो अब आगे का पार्ट है समन्वय संख्या, ठीक है, और क्या बोलते हैं संकुलन क्षमता, ये सब पार्ट कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।